अभिष 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश शासन में कंगाली का हाल, 15 अगस्त तक यूनिफॉर्म वितरण के लिए नहीं आए कोई आदेश। ट्रॉमा सेंटर भ्रष्टाचार पर खुली पोल, चंद वर्षों में टपकने लगी छत, प्रसूता को हो रही परेशानी। शहर में बढ़ी चोरी की वारदात, मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर नहीं लग रहा अंकुश, एक भी मोटरसाइकिल चोरी का नहीं हुआ खुलासा। बीएड कोर्स से छात्रों का हुआ मोह भंग, 3 काउंसलिंग के बाद भी जिले में 225 सीट खाली। पदनेश का कैमरा ऑन, मिनटों में बरसों की समस्या का निकला हल, बूढ़ी सड़क की हुई मरम्मत। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं, उत्कृष्ट स्कूल सभागृह में चल रही तैयारियां। और शहर की कॉलोनियों में अतिक्रमण, नगर पालिका जल्द जारी करेगा नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के साथ साथ जिले के छात्रों का भी बीएड से मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। नतीजा, 3 काउंसलिंग के बाद भी 225 सीटें खाली रह गईं, जिसके लिए अब चौथी काउंसलिंग करवाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश शासन की शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती की उदासीनता के चलते अब बीएड करने में छात्र रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नतीजा, बीते वर्षों तक बीएड कोर्स के लिए प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में ही सीटें भर जाया करती थीं। इस बार चौथी काउंसलिंग कराने की नौबत आ गई है। उसमें भी लगभग 225 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिससे बीएड के हालात का अनुमान लगाया जा सकता है। जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के बीएड प्रभारी राकेश पटेल बताते हैं कि 13 अगस्त से चौथी काउंसलिंग शुरू की जा रही है। और इसमें जो रिक्त सीटें रह गई हैं, 1000 सीटें अपने ज़िले में हैं, उसमें करीब 200-225 सीटें खाली रह गई थी। तो सेकेंड राउंड में एडिशनल राउंड निकाल के छात्रों को नया मौका दिया गया एडमिशन के लिए। तो उसमें ऐसे छात्र जिन्होंने वेरिफिकेशन नहीं कराया था, वो भी रजिस्टर्ड होकर वेरिफिकेशन करा सकते थे। और उसकी जो तारीख थी वो 5 तारीख तक उनका वेरिफिकेशन का टाइम था। अब जिन्होंने वेरिफिकेशन करा लिया है और जिन्होंने चॉइस फिलिंग कर ली है, उनकी लिस्ट 13 तारीख को आने वाली है और 13 तारीख से एडमिशन चालू होने वाले हैं। तो ये 13 से 20 तक बीएड का जो अतिरिक्त सेकेंड राउंड है उसमें एडमिशन चालू होंगे। जिनका नाम आएगा वो अलॉटमेंट लेटर निकाल के टीसी और बैंक ड्राफ्ट के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होंगे और हमारा जो हेल्प सेंटर है वहाँ से एडमिशन होगा और जो भी कॉलेज अलॉट होता है वहाँ पे उनको एडमिशन दिया जाएगा। सर, कितनी सीटें खाली है अभी अपने यहाँ पे? अभी 873 सीटों पर एडमिशन हुआ था, तो 1000 सीटें हमारे यहाँ हैं, 227 सीटें लगभग अभी खाली हैं। अभी कितना पंजीयन हुआ है सर अभी लास्ट राउंड में? अभी जो पंजीयन और वेरिफिकेशन की स्थिति थी, करीब 225 वेरिफिकेशन इस लास्ट राउंड अतिरिक्त जो सेकंड राउंड खुला था उसमें हुए हैं। शहर के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक बूढ़ी स्थित शिव मंदिर में 11 अगस्त को रुद्र अभिषेक, अखंड रामायण और 12 अगस्त को महाप्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। वार्ड की पार्षद सरिता केवल सोनेकर बताती हैं कि बूढ़ी शहर का उपनगरीय क्षेत्र है। इस मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे देखते हुए बीते कई वर्षों से सावन मास में रुद्र अभिषेक, अखंड रामायण और महाप्रसादी वितरण किया जाता है। इस बार भी किया जा रहा है। प्रतिवर्षानुसार प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्रतिवर्षानुसार यहाँ पर कल 11 तारीख से 12 तारीख तक 2 दिन का रुद्र अभिषेक रखा गया और अखंड रामायण का पाठ किया गया है और 12 तारीख को महाप्रसाद वितरण है। तो कल यहाँ पर सुबह 6 बजे रुद्राभिषेक होगा, उसके बाद अखंड रामायण का पाठ शुरू होगा और उसके बाद 12 तारीख को प्रसाद वितरण होगा। देखिए, बूढ़ी जो कि प्राचीन उपनगरीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर हर साल अखंड रामायण का पाठ हर साल किया जाता है श्रावण मास में और यह काफ़ी समय से चला रहा है, क्योंकि यह जो भोलेनाथ का मंदिर है ये काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले पुराना मंदिर था और यहाँ की भावनाएं हैं लोगों की यहाँ मंदिर से जुड़ी हुई हैं। बूढ़ी वासियों की कई भावनाएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों की मन्नतें पूरी होती है। शहर के भीतर अचानक ही बाइक चोरी की घटना में वृद्धि हो गई है।
शनिवार को एक बार फिर चोरों ने मोती गार्डन के सामने खड़ी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। विजेंद्र बड़गैया बताते हैं कि शनिवार को छुट्टी का दिन होने की वजह से दोस्तों के साथ मोती गार्डन भ्रमण करने के लिए वे गए हुए थे। इसी दौरान जब वह बाहर आए तो देखा कि उनकी गाड़ी नहीं खड़ी है। इस मामले की पूरी शिकायत कोतवाली थाने में उनके द्वारा की गई। मेरी गाड़ी थी सिटी डिलक्स, ये गार्डन के सामने से चोरी हुई। कब? ये 12:30 बजे। क्यों गए थे आप वहाँ पर? दोस्तों के साथ बैठक थी, आज वहाँ पर गया था मैं। छुट्टी का दिन था। हाँ, इसलिए गया हुआ था। तो अकेली आपकी चोरी हुई क्या? बस मेरी ही चोरी हुई, बाकी दोस्त लोग की भी गाड़ी थी, 4-5 गाड़ियाँ, वो चोरी नहीं हुई। तो कहीं पता साझी किए क्या कुछ? पता किया मैंने, यहाँ पर साइबर सेल में देखा ऊपर CCTV, तो उसमें तो समझ भी नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने FIR करवाया। तो कैमरे लगे हुए हैं क्या वहाँ पर? कैमरे नहीं लगे। क्या लगता है अगर कैमरे लगे रहते तो क्या? मेरे हिसाब से तो कोतवाली के सामने का मामला, कैमरे लगे होना चाहिए था वहाँ पर। तो कैमरे रहते तो मेरी गाड़ी चोरी नहीं हो पाती वहाँ से। ये मेरा पहला ही मामला नहीं, इसके पहले सर बता रहे हैं कोतवाली के साथ कि 15 गाड़ियाँ और चोरी हो चुकी है इसके पहले। आपको बता दें कि बीते एक पखवाड़े के दौरान लगातार शहर के भीतर वाहन चोरी की घटना बढ़ चुकी है। बावजूद इसके अब तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इस कारण चोरों के हौसले बहुत अधिक बुलंद हो गए हैं। इसके पीछे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि शहर के भीतर अधिकांश CCTV कैमरे बंद पड़े हुए हैं या उन स्थानों पर नहीं लगे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की आवाजाही रहती है। चोर इस बात का फायदा उठा रहे हैं और लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। नगरीय क्षेत्र के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को बरसात के दिनों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पक्की सड़क और नाली का निर्माण न होने से बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कच्ची सड़क होने से आवागमन में लोग परेशानी और दुर्घटना होने के डर से परेशान हैं। नगर पालिका का कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वार्ड के नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 10, 11, 12 और वार्ड नंबर 13 के वासियों द्वारा उनके वार्ड में पक्की सड़क और नालियों का निर्माण किए जाने की मांग नगर पालिका परिषद से की गई है। नगर पालिका के CMO दिनेश वाघमारे से इस पूरे मामले के संदर्भ में चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में नगरीय क्षेत्र के निचले हिस्सों में कीचड़ होने की शिकायत आ रही है। साथ ही वार्ड वासियों द्वारा पक्की सड़क और पक्की नालियों का निर्माण किए जाने की मांग की गई है। वर्तमान समय में नगर पालिका द्वारा रोड नाली के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। साथ ही कुछ वार्डों में सड़क नालियों के निर्माण के लिए टेंडर जल्द ही जारी किए जाएंगे। गड्ढे भराने के लिए तो हमने गाड़ी निकाला हुआ कंक्रीट से, जहाँ जहाँ मेन रोड के वो गड्ढे हम लोग भर रहे हैं। और रही रोड नाली की बात, तो जो निचले इलाके जहाँ थोड़ा बहुत पानी भरता है, कुछ में टेंडर हो चुके हैं, कुछ में काम बाकी है, तो वो करेंगे हम लोग। बाकी गड्ढे भराई का काम जो है वो हमारा चल रहा है। अभी हम मुख्य मार्गों में है, फिर बाद में उसको शहर के अंदर भी करेंगे कि कोई गड्ढा ऐसा ना रहे जिससे एक्सीडेंट की संभावना। शहर के बूढ़ी वार्ड की मुख्य सड़क को जोड़ने आधा दर्जन छोटी गलियों की सड़क की ऊंचाई एक समान नहीं होने के कारण रोजाना सैकड़ों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनिवार को पद्मेश न्यूज की टीम जब बूढ़ी वार्ड में इस समस्या का कवरेज करने पहुंची तो इस बात की जानकारी स्थानीय पार्षद सरिता केवल सोनेकर को मिल गई। सड़क की समस्या निर्माण कार्य के समय से बनी हुई है, जिसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी पार्षद की स्थानीय लोगों ने बताई। यह देख पार्षद ने बड़ी तत्परता दिखाई और कुछ समय बाद ही सड़कों को समान करने का काम मिट्टी भरकर शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय जनों ने पद्मेश की टीम का धन्यवाद अदा किया। दुर्घटना में घायल हुए मरीजों को बालाघाट में इलाज मुहैया कराने के उद्देश्य से करोड़ों रुपए खर्च कर जिला अस्पताल के सामने ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें भ्रष्टाचार की पोल चंद वर्ष बाद ही खुलने लगी है। टपकती छत, दीवारों में सीलन और उसके नीचे प्रसूता, यही कहानी है इन दिनों ट्रॉमा सेंटर की। स्वास्थ्य सुविधाओं को बहाल करने के लिए शासन चाहे जितना पैसा खर्च कर ले, लेकिन उसके नुमाइंदे सुविधाओं को बदहाल करने में लगे हुए हैं। इस बात की बानगी जिला अस्पताल के सामने ट्रॉमा सेंटर में दिखाई देती है। करोड़ों रुपए खर्च कर अच्छे से अच्छा निर्माण कराने की कोशिश शासन ने की, लेकिन नुमाइंदों ने भ्रष्टाचार कर दिया। नतीजा, आज चिकित्सकों के अभाव में ट्रॉमा सेंटर को प्रसूता केंद्र बना दिया गया, इसीलिए कि यहाँ पर प्रसूताओं को सारी सुविधा मिले। लेकिन शासन और जनता के बीच में बैठे नुमाइंदों ने ऐसा भ्रष्टाचार किया कि बारिश में छत टपकने लगी और दीवारें सीलन मार रही हैं।
जनता के कलेक्टर दीपक आर्य भी मानते हैं कि ट्रॉमा सेंटर में छत टपक रही है, इसीलिए अब टॉयलेट को तोड़कर अलग से टॉयलेट बनाए जाएंगे। एक यहाँ की समस्या जो सीपेज की समस्या है उसको लेकर के आज प्लानिंग की गई है और उसमें ये सोचा जा रहा है कि एक पूरा टॉयलेट ब्लॉक नया एक बनाया जाएगा जिससे कि बिल्डिंग की सीपेज की समस्या को खत्म किया जा सके और जो टॉयलेट तोड़े जाएंगे उससे वार्ड की वृद्धि हो पाए, वार्ड बड़े हो पाएँ, जो कि आवश्यकता है। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। भोपाल से जारी आदेश के तहत प्रदेश के तमाम सरकारी स्कूलों में हिंदी एवं गणित के विषय को प्राथमिकता देते हुए 4 कालखंड शिक्षकों के द्वारा अनिवार्य तौर पर लगाए जाएंगे। इस संदर्भ में डाइट के प्राचार्य PR मेश्राम ने बताया कि शासन के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत प्रदेश के तमाम प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित 7 खंडों में से 4 कालखंड गणित एवं हिंदी विषय के होंगे और शेष विषय एकांतर क्रम में पढ़ाए जाएंगे। यह प्रक्रिया सितंबर माह तक चलेगी। इसके बाद सामान्य प्रक्रिया के तहत स्कूल में कालखंड लगाए जाएंगे। ये हमारे राज्य सरकार का राज्य शिक्षा केंद्र का बूस्टर कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत 1 अगस्त से 15 सितंबर तक के लिए है, जिसमें बच्चों की दक्षता विकसित करने के लिए 1 अगस्त से 15 सितंबर तक 2 पीरियड हिंदी भाषा और 2 पीरियड गणित के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। अच्छा सर, इसमें जैसे जो पीरियड लगते हैं लगभग 7 होते हैं, तो जैसे 7 पीरियड हैं, अगर 4 पीरियड अगर हिंदी और केवल गणित के लगेंगे तो उसको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाएगा? फिर जो शेष समय बचा उसमें दूसरे विषय पढ़ाए जाएंगे। उसमें जैसे किसी दिन 2 विषय पढ़ाए तो दूसरे दिन 2 विषय पढ़ाएंगे। अच्छा, यानी अल्टरनेट पढ़ाया जाएगा। जिले के आंगनवाड़ी केंद्रों में पहुंचने वाले नवनिहालों के लिए महिला बाल विकास के द्वारा अब तक खेल सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके चलते नवनिहालों को पुराने और टूटे हुए खिलौने दिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हर वर्ष महिला बाल विकास के द्वारा बच्चों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन इस वर्ष अब तक खेल सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं इस संदर्भ में जिला परियोजना अधिकारी दिनेश शर्मा ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि आंगनवाड़ी में खिलौने की व्यवस्था भोपाल से होती है और अब तक खिलौने प्राप्त नहीं हो पाए हैं। नहीं सर, मिलती है, लेकिन अभी इस बार मेडिसिन मिली है अपने को, खेलकूद सामग्री नहीं, अभी खेलकूद सामग्री नहीं मिली है। पिछले साल क्या क्या मिला था इसमें? पिछले साल वही खिलौना, ये गाड़ी वगैरह मिली थी। अच्छा। और उनको जमाने के हैं, ये कार्डबोर्ड जैसे है ना, ये उनको जमाने के 1-2 गिनती के हैं और कार्डबोर्ड में उनको जैसे खेलकूद के माध्यम से है तो उनको वो गोल जमाना, चौकोन जमाना। अच्छा। और क्या है, आकृति का उनको जमाना। अच्छा, 1 साल में तो काफ़ी टूट फूट हो गई। हाँ, टूट फूट कई बच्चे ले जा लेते हैं। मध्य प्रदेश शासन की कंगाली का हाल यह है कि स्कूल में पढ़ने वाले जिले के 1 लाख से अधिक छात्रों को 15 अगस्त में नई यूनिफॉर्म नहीं मिलेगी। यूनिफॉर्म वितरण का आलम यह है कि शिक्षण सत्र शुरू होने के 2 महीने बीत जाने के बाद भी सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक को इस विषय में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। बजट तो कोसों दूर की बात, इन सबसे दूर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो पता ही है कि हर साल 15 अगस्त से पहले नई यूनिफॉर्म उन्हें मिल जाती है, जिसे पहनकर झंडा वे फहराने जाते हैं। इस बार उन्होंने अपने परिजनों से प्रश्न किया कि उनके लिए नई यूनिफॉर्म नहीं सिला रहे, तो इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्कूल से संपर्क किया तो पता चला कि जिला स्तर से कोई आदेश अब तक नहीं आए हैं। जब हमने जिला स्तर से संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि भोपाल से कोई अभी तक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। यूनिफॉर्म वितरण तो दूर की बात है। जानकारियों के अनुसार शासन के पास राशि का अभाव है, इस कारण इस विषय पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि बीते वर्ष स्कूलों में यूनिफॉर्म का वितरण माध्यमिक शालाओं के छात्रों के खाते में सीधे राशि पहुंचा दी गई थी। वहीं माध्यमिक शाला में NRLM आजीविका मिशन के माध्यम से यूनिफॉर्म का वितरण किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक PK अंगूरे बताते हैं कि वर्तमान शिक्षण सत्र में वरिष्ठ स्तर से अब तक यूनिफॉर्म वितरण के लिए कोई आदेश और बजट का आवंटन नहीं आया है। जैसे ही वरिष्ठ स्तर से आदेश प्राप्त होगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी 33 वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी नहीं होने के कारण सैकड़ों हितग्राहियों को बारिश में खुले आसमान में रहने को वे मजबूर है। शहर के जयप्रकाश नगर कॉलोनी निवासी गणेश कावड़े और संध्या रेड्डी बताती है कि अप्रैल माह से प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त जारी नहीं हुई है, जिस कारण बारिश में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा है। अब शासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द किस्त जारी कर दे। समस्या तो ऐसी है सर कि झोपड़े में रह रहे हैं, आप तो देख ही रहे हो स्थिति हमारी क्या है, क्या प्रॉब्लम। क्या चाहते हो आप शासन से? शासन से यही है कि सेकंड किस्त जल्दी से जल्दी डल जाए, तो उससे आदमी को राहत मिल जाए कि भई अपने कम से कम झोपड़े में तो चल जाएं। अभी कहाँ रह रहे हो आप? तो वर्तमान की स्थिति तो झोपड़े में ही पड़े हैं। तो बारिश में किस प्रकार से दिक्कत हो रही है? बहुत बड़ी भारी दिक्कत है और इतना नल्ली ढोडे से अपनी जीवन यापन कर रहा है। हम ऐसे झोपड़ा बना के रह रहे हैं, तो वो झोपड़े में भी पानी गिरता, बहुत परेशानी है हमारे को। और क्या कहते भाई, हम लोग को दूसरी किस्त मिल ही नहीं रही। पहली किस्त मिली 60,000, उसके बाद हमको मिली नहीं किस्त। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश बागमारे भी मानते हैं कि दूसरी किस्त जारी नहीं की गई है और जैसे ही शासन के माध्यम से राशि आएगी सभी के खातों में जमा करवा दी जाएगी। 2.5 लाख वाली योजना में हमारा नाम आया था, उसमें अभी तक के हमारे को पैसा नहीं मिला है। जैसे कट्टा झोपड़ा बना के रह रहे हैं हम लोग और हमारे घरों में देखो घुटना भर पानी है सर। जिसके लगाए नहीं सारे ऊपर काम कराएं। नहीं, इसमें जो जियो टैग हो रही है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें प्राप्त नहीं हुई है। भारत सरकार से आती राशि द्वारा मध्य प्रदेश सरकार की मिलेगी, जैसे ही आएगी इनकी इंस्टॉलमेंट हम डाल देंगे। बाकी तो हमारे काफ़ी मकान बन चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। ये रुकी राशि कहाँ सर, क्या स्टेट गवर्नमेंट से या राज्य गवर्नमेंट से? केंद्र सरकार से ही आती है, लेकिन वो आती मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से। खाली मंडला नगरी क्षेत्र का नहीं है, इसमें पूरे नगरीय निकाय की जो डिमांड जाती है उस हिसाब से अलॉटमेंट भारत सरकार दे देती है। तो कहीं ना कहीं ये फंसा होगा पेच कि किसी नगरीय निकाय में कुछ हो सकता है, डीपीआर की प्रॉब्लम हो, तो आ जाएगी राशि, हम दे देंगे। लेकिन हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बरसात का समय है, जिन्होंने मकान तोड़ लिया है उनको जल्दी राशि उपलब्ध हो जाए। शहर की कॉलोनियों के भीतर सड़क किनारे अतिक्रमण कर दीवार, भवन निर्माण या फिर अन्यत्र से शासकीय जमीन का उपयोग करने वालों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शहर के भीतर 2 दर्जन से अधिक ऐसी कॉलोनियां हैं जिनके भीतर बड़े वाहन प्रवेश करना तो दूर, छोटे वाहन से अंदर जाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। अब नगर पालिका ऐसी कॉलोनियों को चिन्हित कर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई के साथ साथ कॉलोनाइजर को भी नोटिस देने जा रही है। प्लाटिंग काटते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा कि सड़क कितनी चौड़ी होनी चाहिए। अक्सर देखने में यही आता है कि कॉलोनी के भीतर अतिक्रमण पर कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए अतिक्रमण का मकड़जाल इतना अधिक फैल जाता है कि कभी कोई घटना होने पर फायर ब्रिगेड का वाहन भी घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाता और लोग पूरा का पूरा ठिकरा फायर ब्रिगेड पर फोड़ देते हैं। आपको बता दें कि बालाघाट शहर के भीतर ही इस गर्मी में आधा दर्जन से अधिक बार ऐसे मौके आए जब कॉलोनी के भीतर आगजनी की घटना हुई और आग बुझाने वाला अग्निशमन वाहन कॉलोनी के भीतर बमुश्किल प्रवेश कर पाया। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका जल्द ही सभी कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी करने वाली है, जिससे कॉलोनी वासियों की परेशानी पहले से दूर हो जाए और आवागमन सुलभ और सुगम हो जाए। जो वैध कॉलोनी होगी, जिन्होंने बाकायदा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अनुमति लेके अपना काम किया होगा, तो उसने जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर करते हैं, हमारे पास हैंड ओवर तो ही नहीं है अभी कॉलोनी जी, अगर उस पर नियम का उल्लंघन होगा तो नगर पालिका अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। और अवैध कॉलोनी में अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, मध्य प्रदेश शासन ने एक आदेश जारी किया था कि अवैध और वैध कॉलोनी पर कार्रवाई की जाएगी, तो उस पर अभी तक क्या हुआ है? उसमें विगत 2 महीने पहले माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा उस पूरे मामले को खारिज कर दिया गया। तो उसमें जो अवैध कॉलोनी से वैध किए जाने की सारी प्रक्रिया शून्य। 108 एम्बुलेंस में पदस्थ डॉक्टर और स्टाफ ने एक बार फिर जच्चा बच्चा दोनों की बिगड़ती हालत को देखते हुए वाहन के भीतर ही सुरक्षित डिलीवरी करा दी है। 108 एम्बुलेंस में पदस्थ डॉक्टर राजेश पटले बताते हैं कि उन्हें शुक्रवार की रात करीब 7 बजे पालागुंदी गांव से गर्भवती महिला को जिला अस्पताल ले जाने के लिए कॉल आया। गांव पहुंचकर गर्भवती महिला को जिला अस्पताल में ला रहे थे। इसी दौरान पालागुंदी से कुछ दूर पर कुल्पा और माटे के बीच में अचानक ही डिलीवरी के लिए बबीता पति सीताराम 15 उम्र 24 वर्ष की तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करने पर पता चला कि बच्चा टेढ़ा हो गया है।
दर्द होने के कारण बबीता की हालत खराब हुई जा रही थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर राजेश पटले ने वाहन के पायलट रितेश नेवारे, माटे की आशा कार्यकर्ता निशा मस्कोले और गर्भवती महिला के परिजनों की मदद से रास्ते में ही 108 को रुकवाकर उसके भीतर डिलीवरी करवाई गई। आपको बता दें कि 10 दिन के भीतर यह दूसरा मौका है जब डॉक्टर राजेश ने 108 एम्बुलेंस के भीतर ही डिलीवरी करवाई है। नगर में स्थित गुरु नानक धर्मशाला के सभा कक्ष में 10 अगस्त को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में अखंड भारत दिवस का आयोजन किया गया। अखंड भारत दिवस के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देकर भारत माता की आरती की गई। उपस्थित जनों के द्वारा सभी को शपथ दिलवाई गई, जिसके बाद कार्यकारिणी के गठन की घोषणा की गई। इस अवसर पर दीपक बाबा ठाकरे, संजू चौधरी, मुरली चौबे सहित अन्य विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारी सदस्यगण मौजूद रहे। आप सभी जानते हैं कि बजरंग दल के द्वारा अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम बालाघाट जिले के सभी प्रखंडों में किया जाता है और आज वाराणसी प्रखंड में अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह जो कार्यक्रम है, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन उसके एक दिन पहले हमारा देश के कई टुकड़े हो गए थे। हमारी भारत माता कई टुकड़ों में बढ़ गई थी। जो पहले पाकिस्तान, गुलिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान जो हमारे देश के अंग हुआ करते थे, वे सब बंटवारा होने के कारण हमारे देश से जुदा हो गए, जिसके कारण जो हमारे भारतवासी हैं, जो हमारे हिंदू समाज के हमारे भाई बहन हैं, मुस्लिम समाज के जो हमारे भाई बहन हैं, जो कुछ पाकिस्तान में चले गए हैं, अफगानिस्तान में चले गए हैं, गुलिस्तान में चले गए हैं, उनको एकजुट करने के लिए बजरंग दल अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम हर वर्ष मनाता है। और आज के दिन हम भारत माता की आरती करते हैं और संकल्प करते हैं कि एकता अखंडता के साथ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, सभी समाज को लेकर, सभी धर्मों को लेकर हम कार्य करें, ताकि जैसे 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ था, फिर से ऐसा बंटवारा ना हो। ग्रामीण स्तर पर डाक व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी पहुंच ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं बना पाई है, जिसको लेकर डाक विभाग के द्वारा अब डाक सेवकों और पोस्ट मास्टर का सहारा लिया जा रहा है, जो इस व्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाकर लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से जोड़ने का कार्य करेंगे। इस संदर्भ में सहायक अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने बताया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार प्रसार पूरी तरह से नहीं हो पाया है, जिसके प्रसार को लेकर डाक विभाग के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। आज हमारे जो बालाघाट संभाग के अंतर्गत में बालाघाट और सिवनी प्रधान डाकघर के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मर ब्रांच पोस्ट मास्टर है, जो अच्छा काम करते रहे हैं, तो उन लोगों को आज आवश्यक प्रशिक्षण इस बात के लिए दिया गया कि अपन और बेहतर क्या कर सकते हैं। गाँव में जो आम नागरिक हैं उनको कैसे अपन डाकघर की बचत योजना है और ग्रामीण डाक जीवन बीमा की जो योजना है उसका लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं, कि बहुत से ग्रामीण लोग ऐसे हैं जो इस योजना को जानते नहीं हैं। तो हमारे ब्रांच पोस्ट मास्टर को प्रशिक्षण दे के प्रेरित करना है कि किस तरह से वो हम आम जनता को इसका लाभ दे सकते हैं। किस प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी सर ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्र में अभी बेसिक रूप से हमारे यहाँ पुरानी जो बचत बैंक योजना है, सेविंग बैंक में SB, RD, TD, सुकन्या समृद्धि खाता जो है खास करके 0 से लेकर 10 वर्ष की सुकन्याओं के लिए है, वो बहुत बेहतरीन योजना है, अपनी महत्वाकांक्षी योजना है और सबसे अधिक ब्याज दर का है, तो इस पर फोकस कर रहे हैं। और पुरानी जो योजना SB, RD, TD वो ऑलरेडी चल रही है, उसको भी साथ में लेके चल रहे हैं। साथ में अभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो शुरुआत हुई है, तो इसका जो प्रचार प्रसार गाँव तक होना चाहिए था, वो अभी पूरी तरह से हो नहीं पाया। तो हमारी ग्रामीण जो खेत में काम कर रहे एक किसान को सांप के काटने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। किसान का नाम थाना हट्टा रट्टापाली निवासी 45 वर्षीय रामलाल बोपचे बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान रामलाल बोपचे अपने खेत में काम कर रहा था, उसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। घटना के तुरंत बाद उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुरसूड़ के जंगल में पिहरी तोड़ने गए एक युवक पर भालू ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक रूपझर थाना ग्राम डेरा निवासी 27 वर्षीय दीप सिंह पिता सुख सिंह बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दीप सिंह अपने मित्र राजेंद्र परते के साथ खुरसर के जंगल में पिहरी तोड़ने गया था। इसी दौरान एक भालू ने उस पर हमला कर दिया। शोर शराबा होने पर राजेंद्र परते दौड़कर आया और उसने पत्थर से मारकर भालू को भगा दिया।
इसके बाद राजेंद्र परते ने घायल दीपक सिंह को मोटरसाइकिल में बिठाकर उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिले के लालबर्रा थाना दतिया निवासी एक महिला की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम लालबर्रा ग्राम दतिया निवासी 35 वर्षीय श्रीमती यशवंता पति बुधाराम कोहले बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यशवंता की बीती रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे उसके परिजनों ने जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। चांगोटोला क्षेत्र में विश्व देशज मूल निवासी दिवस मनाया गया, जो कि भारत की मूल पहचान है। गोंड समाज में ये गर्व की बात है कि हमारे गोंड भाई बहनों ने वर्षों से देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और अस्मिता को बचाए रखा है। सही मायने में भारत का जीवन गोंड समाज के मन में बसता है। इतना ही नहीं, गोंड भाई बहनों के कारण ही आज जल, जंगल, जमीन और पशुधन सुरक्षित हैं। विश्व देशज दिवस कार्यक्रम पर चांगोटोला क्षेत्र के सभी ग्रामों में गोंड समुदाय के लोग काफी ज्यादा तादाद में चांगोटोला की पावन भूमि पर पहुंचे और वीरांगना महारानी दुर्गावती के चरणों में पुष्पहार अर्पित कर गोंगो का कार्यक्रम संपन्न किया। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया एवं कार्यक्रम के द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए 10वीं 12वीं के छात्र 70% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों का भी सम्मान किया गया एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। एनसीसी कैडेट्स द्वारा परेड और स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर थिरकने की तैयारी इन दिनों बड़े जोरों से चल रही है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चाहे फिल्मी गाने, होली गीत हो या छत्तीसगढ़ी गीतों का समावेश, हर तरह की तैयारी इन दिनों उत्कृष्ट स्कूल के सभागार में देखी जा सकती है। बड़ी बात यह है कि इस बार भी एनसीसी में छात्रा कैडेट्स में भी दमखम दिखाने के लिए खूब पसीना बहा रही हैं। अब सब उम्मीद यही लगा रहे हैं कि 15 अगस्त के दिन मौसम ठीक ठाक रहे तो सभी की मेहनत मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में खुलकर दिखाई दे। जिला मुख्यालय से लगी हुई बोदा पंचायत की स्कूल में मानव उत्थान समिति द्वारा शिक्षण सामग्री का वितरण छात्रों को किया गया। मानव सेवा समिति की महात्मा अर्पणा बताती है कि शहर के निर्मल नगर में स्थित मानव सेवा समिति उत्थान संस्थान के माध्यम से मिशन शिक्षण के अंतर्गत इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। विद्यादान सबसे बड़ा दान है। पढ़ेगा तो बढ़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा तो जीवन भर अपना परिवार चला सकता है। इसी उद्देश्य से संस्था द्वारा मिशन एजुकेशन कार्यक्रम चलाया जाता है।
हमारी संस्था के तहत मिशन एजुकेशन के द्वारा हम लोग बड़ी जो है प्राइवेट स्कूलों में बॉक्स रखते हैं, उसमें साहित्य बच्चों से लेते हैं और यहाँ गरीब बच्चों को वितरित करते हैं, ताकि यदि कोई किसी को अन्नदान वस्त्रदान करता है तो वो लिमिट हो गई दान की, लेकिन विद्यादान एक ऐसा दान है यदि व्यक्ति विद्या प्राप्त करेगा, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, तो अपने पैरों पर खड़ा होगा तो जीवन भर अपने आजीविका को चला सकता है। और इसी उद्देश्य से हम लोग मिशन एजुकेशन संस्था द्वारा चलाते हैं, और ताकि बच्चों का विकास हो और वे भविष्य में। वारासिवनी के वार्ड नंबर 7 स्थित कृषि उपज मंडी के पीछे की नालियों की नियमित साफ सफाई नहीं होने से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही नाली चौक हो जाने के कारण बारिश होने पर वार्डवासियों के मकानों के सामने पानी जमा हो जाता है, जिससे वार्डवासी परेशान है। साथ ही मंडी परिसर में भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसके लिए अनेकों बार कृषकों और वार्डवासियों द्वारा मंडी प्रशासन से मांग की गई है। बीते दिनों वारासिवनी अनुविभागीय अधिकारी संदीप सिंह के द्वारा वारासिवनी कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया गया, जिसमें एसडीएम द्वारा मंडी प्रशासन की अव्यवस्था और गंदगी को लेकर फटकार लगाते हुए निर्देशित किया गया था कि मंडी की नालियां व मंडी परिसर के आसपास में साफ सफाई कर स्वच्छता बनाए रखें। जिसके बाद भी साफ सफाई न करवाना मंडी प्रशासन की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। क्या दिक्कतें जा रही है? दिक्कत तो ये पानी पीने के लिए जाते हैं, वहाँ भी गंदगी है, जो पानी पीने योग्य नहीं है। फिर भी आपको मजबूरी पीना पड़ रहा है। और क्या दिक्कत है? और यही है सब, रात में पानी गिर रहा है, मच्छर चाप रहा है, यानी तबीयत खराब होने की भी संभावना है। आप कब से आए? मैं तो रात से आया हूँ। रात से आए। वार्डवासियों ने बताया कि उक्त नालियां कृषि उपज मंडी की हैं, जिसकी नियमित साफ सफाई किए जाने के लिए कई बार मंडी सचिव को शिकायत की गई है, लेकिन उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके कारण गंदगी का अंबार लग रहा है, जिसकी बदबू से वार्डवासी परेशान हो रहे हैं। मंडी की तो बहुत स्थिति खराब है, बहुत गंदगी है, मच्छर बहुत है, झाड़ झड़ीले उग गए हैं, नली साफ नहीं है, इधर उधर कचरा इतना फैला हुआ है, और रंग भी ये नली पूरी चौक है, पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ, इधर जाने की नलियाँ की व्यवस्था नहीं है पानी की। तो आपके द्वारा बताया गया क्या? हजारों बार, वो तो हजारों बार बता चुका है, हजारों बार शिकायत की जा चुकी है, शिकायत की। किंतु साफ सफाई ना होना क्या मानते हैं आप? साफ सफाई ये हो ही नहीं रही है, इसके में कार्रवाई कर रहे हैं, सफाई वगैरह हो रही है और 15 अगस्त के पहले ही यानी संपूर्ण हो जाएगा, सफाई कार्य कर दिया जाएगा। हाँ, और जो पीछे में जो कचरा फेंक रहे कुछ घर वाले, उनको भी लेटर वगैरह जारी कर दिए जाए। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 1 किलोमीटर दूर राज्य मार्ग क्रमांक 26 में मानपुर व बकौड़ा के बीच पांगा तालाब स्थित मोड़ाई में सड़क के दोनों ओर गड्ढे होने से वाहन चालकों व राहगीरों के लिए सफर करना खतरनाक साबित हो रहा है। पद्मेश की टीम ने सड़क का जायजा लिया तो पाया कि पांगा तालाब मोड़ाई में सड़क जर्जर हो चुकी है। राज्य मार्ग क्रमांक 26 में नगर मुख्यालय से मानपुर और बकौड़ा तक हमेशा यातायात का दबाव बना रहता है, जहां से लालबर्रा से बालाघाट, लालबर्रा से वारासिवनी, लालबर्रा से मोहगांव व जिला सिवनी जबलपुर रूट के लिए प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहन गुजरते हैं। साथ ही इस क्षेत्र के ग्रामीण और स्कूली बच्चे मुख्यालय पहुंचते हैं। आपको बता दें कि पांगा तालाब मोड़ पर पूर्व में कई दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पूर्व में घटित दुर्घटनाओं से सबक लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगवाया गया था, लेकिन वर्तमान में बैरिकेड्स सड़क के किनारे गिर पड़े हैं, जिसकी ओर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। लालबर्रा से सिवनी मार्ग जो है राजमार्ग 26 में स्थित है। यहाँ पर जो ऐसे चिन्हित जगह हैं, इस मार्ग में दो ऐसी चिन्हित जगह, एक पंगा तालाब की मोड़ाई और एक मानपुर की पुलिया। ये इतना व्यस्तम मार्ग है, यहाँ पे सैकड़ों स्कूल,
लोगों के आने जाने की व्यस्तम जगह होने के कारण यहाँ पे इस मार्ग में गड्ढे हो चुके हैं। पूर्व में शासन द्वारा यहाँ पे बैरिकेड लगवाए गए थे, वो बैरिकेड का अता पता नहीं, और लगातार इस मार्ग में और इस चिन्हित जगह में प्रतिदिन घटनाएं होते रहती है, जिससे दुर्घटना होने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है या उसका दुर्घटना में हाथ पैर उसके टूट जाते हैं। वाराणसी के वार्ड नंबर 14 स्थित सिद्ध श्री जागृत हनुमान मंदिर जोड़ा पीपल में 10 अगस्त को हवन पूजन और महाप्रसादी वितरण के साथ अखंड रामायण पाठ का समापन किया गया। शुक्रवार को हनुमान जी की पूजा अर्चना कर अखंड रामायण पाठ का प्रारंभ किया गया, जिसके बाद संगीतमय रूप से अखंड रामायण पाठ का वाचन किया गया और शनिवार को रामायण का समापन हवन पूजन और महाप्रसादी वितरण के साथ किया गया। हवन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने हनुमान लला के सामने मत्था टेककर क्षेत्र की सुख शांति समृद्धि की कामना की। अखंड रामायण का आयोजन रखा गया था 9 तारीख को, और 10 तारीख को हवन पूजन का और विशाल भंडारे का आयोजन समापन किया गया। ये समापन किस उद्देश्य से किया गया? सर, ये अपन अपने नगर की शांति के लिए श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हमेशा हमारे नगर में बनी रहे, किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सुख शांति हमेशा बनी रहे, इसलिए विशेष तौर पे हर वर्ष इस आयोजन को हम रखते हैं मंदिर। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश शासन में कंगाली का हाल, 15 अगस्त तक यूनिफॉर्म वितरण के लिए नहीं आए कोई आदेश। ट्रॉमा सेंटर भ्रष्टाचार पर खुली पोल, चंद वर्षों में टपकने लगी छत, प्रसूता को हो रही परेशानी। शहर में बढ़ी चोरी की वारदात, मोटरसाइकिल चोरी की घटना पर नहीं लग रहा अंकुश, एक भी मोटरसाइकिल चोरी का नहीं हुआ खुलासा। बीएड कोर्स से छात्रों का हुआ मोह भंग, 3 काउंसलिंग के बाद भी जिले में 225 सीट खाली। पदनेश का कैमरा ऑन, मिनटों में बरसों की समस्या का निकला हल, बूढ़ी सड़क की हुई मरम्मत। स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटे छात्र छात्राएं, उत्कृष्ट स्कूल सभागृह में चल रही तैयारियां। और शहर की कॉलोनियों में अतिक्रमण, नगर पालिका जल्द जारी करेगा नोटिस। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।